कि क्या मृत्यु की डेट लगभग ढूंढी जा सकती है? तो हाँ, लगभग ढूंढी जा सकती है। मृत्यु का एक लमसम आकलन, उम्र का एक लमसम आकलन किया जा सकता है। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हमारे नए मेहमान हैं पंडित अरविंद गौड़ जी, जो कि एक ज्योतिषाचार्य हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, ज्योतिष है क्या? जिस क्षण भी किसी का जन्म होता है उस क्षण ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके एक फोटो को आप एक फोटो उसका क्लिक कर लीजिए, उसको ही ज्योतिष या जन्म कुंडली कहते हैं। और उस जन्म कुंडली के विवेचन, उसे पढ़ने को ही ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष की गणना जो है वो किस पर आधारित होती है, किस प्रकार से आप देखते हैं? ज्योतिष की गणना के दो तरीके हैं। पहला कि उस जन्म कुंडली की एक परमानेंट फीचर होती है जिसे हम नेटल चार्ट कहते हैं या जन्म कुंडली कहते हैं, और गोचर होता है जो इस वक्त ग्रह मूव कर रहे हैं। इन दोनों के सामंजस्य को ही ज्योतिष कहा जाता है, और ज्योतिष की गणना इसी तरह की जाती है। दशा अंतरदशा कौन सी हैं, गोचर में ग्रह कहाँ हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी और उसका क्या प्रभाव होगा, इस सामंजस्य को ही मिलाकर जब देखते हैं, इसी को ज्योतिष की गणना करना कहा जाता है। आपसे चर्चा करते हुए ये भान हो रहा है, ये अनुभव में आ रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से ज्योतिष के इस कार्य को कर रहे हैं। तो लगभग कितना समय हो गया है अपने को? लगभग 30 वर्ष हो गए मुझे इस कार्य में लगे हुए और अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हुए। तो आप इसको एक हॉबी की तरह, एक शौक की तरह कर रहे हैं, या आप इससे कुछ कमा भी रहे हैं? यही मेरा कार्य है और मैं इसे व्यवसाय के तौर पर ही करता हूँ। व्यवसाय के तौर पर आप करते हैं। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग 30 वर्ष से आप इसे कर रहे हैं, तो कोई गुरु भी होंगे आपके, किसी से आपने सीखा होगा। क्या आपने किसी ऐसी संस्था को ज्वाइन किया था सीखने के लिए, या आपने स्वयं ये सब सीखा है? मैंने इसको पैतृक प्रभाव से सीखा है। मेरे पूज्य पिताजी से मैंने इस ज्ञान को अर्जित किया है। अच्छा। वही मेरे गुरु हैं। वो भी ज्योतिषाचार्य थे? वैसे तो वो क्वालिफाइड इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें ज्योतिष का पूरा ज्ञान था। ठीक है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपके जीन्स में ज्योतिष कहीं से आया आप है? कह सकते हैं ऐसा। आगे मेरे बेटे भी ज्योतिष मुझसे सीख रहे हैं, और शायद भविष्य में वो भी इसको आगे करेंगे। चलिए, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी आपने चर्चा में एक शब्द कहा था, गोचर। गोचर क्या होता है? देखिए, हर वक्त ग्रह चलते ही रहते हैं। हजारों लाखों किलोमीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड की गति से उनका मूवमेंट हो रहा है, और इस पल भी हो रहा है। इसको ही गोचर कहते हैं। यानी इस वक्त ग्रह कहाँ चल रहा है, चल रहे हैं, इनको ही कुल मिलाकर के गोचर कहा जाता है। तो क्या ज्योतिष केवल गोचर पर आधारित है? गोचर का जबरदस्त प्रभाव होता है, लेकिन गोचर को अगर आप जन्म कुंडली के संदर्भ में नहीं देखेंगे तो गोचर का महत्व नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपके बात समझ आए। मान लीजिए आपको बॉम्बे जाना है और आपने 1 महीना पहले ही कंफर्म टिकट ले लिया, और आपको बॉम्बे इसलिए जाना था कि किसी व्यापारी से मिलना था और उससे आपको अपने कुछ पैसे लेने थे। लेकिन आपकी यात्रा से 1 दिन पहले ही अगर वो आपको चेक भेज दे या आपके बैंक में पैसा डिलीवर कर देता है, ठीक है, तो बताइए अब आप क्यों जाएंगे बॉम्बे? अब हुआ ये कि जिस कार्य के लिए सब कुछ किया गया कि बॉम्बे जाएं, वो सब कुछ हो गया, तो गोचरीय प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ कि आपकी पेमेंट आ गई, जिस कार्य के लिए जाना था उसकी अब आवश्यकता ही नहीं रही। ठीक है। और आपने परमानेंट फीचर पे जो टिकट बुक किए थे, तैयारियां की थी, उसकी अब आवश्यकता ही नहीं रही। ये हुआ गोचर का प्रभाव। कभी कभी उल्टा होता है कि आपका कोई प्रोग्राम नहीं था बॉम्बे जाने का, मान लीजिए, लेकिन एकाएक खबर आती है कि पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। तो जो आधे घंटे पहले तक आपका कोई प्रोग्राम नहीं था, अब गोचर इतना प्रभावी हो गया कि आपको आनन फानन में कैसे भी टिकट लेके कैसी भी ट्रेन से बॉम्बे जाना ही पड़ेगा। तो अर्थ ये हुआ कि जन्म कुंडली की स्थितियां, ग्रह, हमारी दशा अंतरदशा के हिसाब से गोचर का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है।
अगर गोचर का प्रभाव ही नहीं होता तो 2.5 वर्ष का शनि, जिसे ढैया शनि कहते हैं, और 7.5 शनि आता ही नहीं, या वो गिने ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो सिर्फ गोचर पे होता है। उसका जन्म कुंडली से सीधे सीधे जन्म कुंडली से लेना देना नहीं है, वो तो गोचर पर निर्भर करता है जी। यदि गोचर है तो मैंने सुना है स्थायी भी होता है। कोई व्यक्ति एक दशा में पैदा होता है तो उसका व्यक्तित्व एक तरह से हो जाता है, तो स्थायी में और गोचर में क्या भेद है? स्थायी होती है लग्न। लग्न हमारे व्यक्तित्व को तय कर देती है। लग्न से हम व्यक्तित्व देखते हैं, शरीर देखते हैं। सूर्य से जब सूर्य कुंडली बनाते हैं तो आत्मा को देखते हैं, हमारे सोचने समझने प्लानिंग्स, और चंद्र कुंडली से देखते हैं मन की भावुकता या फैसला लेने की सामर्थ्य को। अब मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों को देखने का तरीका हुआ लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। अब इसी को ही स्थिर कुंडली कहते हैं, स्थिर स्थितियां कहते हैं। ये कभी चेंज नहीं होती, जो जन्म के समय एक बार बन गई जीवन पर्यंत वही कुंडली रहेगी, कभी बदल नहीं सकती। बदलती हैं दशाएं और अंतरदशाएं। गोचर प्रतिपल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे ये बात आप समझ सकें। कल्पना कीजिए कि आपका नाम रमेश है और आप 10 साल के हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, और आप जब 10 साल बाद बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, अब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अब भी आपका नाम रमेश है जी। तो जो नहीं बदला वो फिक्स था, और जो बदल रहा है वो गोचर है, जिसका प्रतिपल आपको अंतर महसूस हो रहा है। ये सिंपल सा तरीका बात को समझाने का कि एक हिस्सा फिक्स है जो कभी बदलेगा नहीं, और एक हिस्सा है जो मूव करता रहता है। ठीक है। और इस मूवमेंट का इंपैक्ट हम पर होता है, इसी को ग्रहों का गोचर कहते हैं। तो आपका सवाल था स्थिर क्या है, जन्म कुंडली, और गोचर क्या है, गोचर कुंडली। तो इसको पक्के वाले को और गोचर को अलग अलग नामों से कैसे कैसे संबोधित करते हैं? जो स्थिर कुंडली है उसी को ही जन्म कुंडली कहा जाता है। ये एक बार जन्म के समय जो बनती है, जन्म की तारीख और समय पर, वो फिर जीवन पर्यंत कभी बदल नहीं सकती। और गोचर हर रोज बदल जाता है, प्रतिदिन बदल जाता है। ज्योतिष एक शास्त्र है और शास्त्र की रचना भी हुई होगी। लगभग कितना पुराना है ज्योतिष? समय सीमा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन महाभारत के काल में महर्षि पाराशर का जिक्र है, और जितने भी ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं वो महर्षि पाराशर ने ही लिखे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जितना पुराना महाभारत हो गया, कम से कम उतना ही पुराना ज्योतिष हो गया। तो महाभारत में एक पात्र थे, शायद उनका नाम, पांडवों में थे वो, सहदेव थे शायद, जो कि ज्योतिषाचार्य थे। उनको शायद सब कुछ मालूम था। तो इसका मतलब ज्योतिषाचार्य उस समय महाभारत के समय में भी थे। क्योंकि महर्षि पाराशर व्यास ऋषि के पिताजी थे। अच्छा। फिर व्यास ऋषि आए, फिर उनके बेटे आए, फिर उनके जो बेटे थे वो पांडु थे। जी। इस हिसाब से पाराशर ऋषि को देखें तो उनसे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले के थे। तो ज्योतिष तब एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो ज्योतिष की सारी गणनाएं, सारे कैलेंडर, सब चीजें क्या तब से एज इट इज चल रही हैं? समय समय पर उसमें अनुभव के हिसाब से कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो प्रामाणिक सिद्धांत हैं जो महर्षि पाराशर ने लिखे हैं, वराहमिहिर और पृथुयेशा जो उनके शिष्य और एक उनमें से पुत्र हैं, वही आज तक आधारभूत हैं, वही हम आधारभूत लेकर के चलते हैं। समय के साथ कुछ अनुभव बदल जाते हैं। जैसे जब ज्योतिष बनी थी तब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और MBA का कोर्स होता ही नहीं था, लेकिन आज तो होता है। अब सोचिए कोई पूछेगा कि मेरा बच्चा CA बन सकता है कि नहीं, तो हम उसको व्यवहारिक रूप से इस हिसाब से देखते हैं कि इसकी गणना करने की क्षमता या मैथ कैसा है, या बुध ग्रह कैसा है, तो उस हिसाब से हम उसका अंदाजा देते हैं। लेकिन जब ज्योतिष बनी थी तब इंजीनियर भी नहीं होते थे, तब CA भी नहीं होते थे। ठीक है। तो फिर इसका आकलन कैसे होता है? ये व्यवहारिक ज्ञान है जो हम अपनी बुद्धि को लगाकर इस्तेमाल करते हैं। आपके वक्तव्य के अनुसार लगभग महाभारत से भी पहले से ज्योतिष के शास्त्र या उसकी गणनाओं करने के वो कैलेंडर, वो मैथमेटिकल जो फार्मूलाज हैं वो सब बन चुके हैं। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है तो क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ज्योतिष सिखाया जाता हो? क्या आपके माध्यम से ज्योतिष सीखा जा सकता है? कुछ ऐसा है? बहुत सारे प्रामाणिक स्कूल हैं जिसमें ज्योतिष सिखाया जाता है, लेकिन एक बात अच्छे से समझिए,
इसकी मान्यता सरकारी तौर पर नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज्योतिष का एक कोर्स होता और उसे भारत सरकार की तरफ से कोई डिग्री भी उसकी मिलती। तो ज्योतिष आज भी गुरु शिष्य परंपरा में सीखा जाता है, सिखाया जाता है और हमारे संस्थान से भी सीखा जा सकता है। आपसे सीखने के लिए आपका कोई जो नंबर है या कोई ईमेल एड्रेस है, क्या उसे डिस्क्रिप्शन में दिया जा सकता है ताकि श्रोता उससे लाभ उठा सके? जी हाँ, दिया जा सकता है। ठीक है। तो श्रोताओं, दोस्तों, सब्सक्राइबर्स, हमारा जो परिवार है, उनमें से जो भी चाहे ज्योतिष सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंडित जी का नंबर और ईमेल आईडी आपको दे दी जाएगी। तो आप चाहें तो सीधा संपर्क कर सकते हैं। शत्रु ग्रह भी होते हैं, मित्र ग्रह भी होते हैं, क्या है ये? देखिए 9 ग्रह हैं जी। एक मज़ेदार बात समझिए। सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये पापी ग्रह हैं, यानी कि 5 और 4 शुभ। अब 4 शुभ ग्रह हैं और 5 पापी ग्रह हैं। तो देखिए कमाल की बात है कि ब्रह्मांड में बैलेंस नहीं है, पापियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। इसीलिए पापियों को कभी ईश्वर की कृपा की आवश्यकता नहीं है। और जिनके पास 4 शुभ ग्रह हैं उन्हें एक और चीज़ चाहिए, वो चाहिए ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा। और जब तक वो नहीं मिलेगी भला कैसे होगा? तभी तो ये समझ नहीं आया, आएगा, थोड़ा सा विस्तार में आएगा, विस्तार पूरा कर देंगे। ठीक है। तो कुल मिला के 5 ग्रह हैं जो पापी ग्रह गिने जाते हैं, जो कष्ट दे सकते हैं। ठीक है। सेपरेटर्स हैं, जहां बैठेंगे उस भाव की हानि। और 4 ग्रह हैं जो शुभ फल देंगे, उस भाव को या जिस मुद्दे को हम देखना चाहते हैं उसको बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक हाउस वीक रह गया। तो इसीलिए राक्षसों को कभी भी भगवान की आवश्यकता नहीं होती, बुरे लोगों को भगवान की आवश्यकता नहीं है, अच्छे लोगों को ही भगवान की आवश्यकता होती है। तो अगर वो पूजा पाठ भक्ति आदि में ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी शुभता का वो शुभ लाभ नहीं मिलता। राक्षस कभी क्षमा नहीं मांगते, देवता को कभी क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ मनुष्य है जो अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सकता है। तो क्षमा मांगेगा किससे? ईश्वर से। अभी आपने कहा कि पापी ग्रह और शुभ ग्रह, ये पापी ग्रह और शुभ ग्रह ये कैसे हो जाते हैं? अच्छा, जनवरी के बाद फरवरी आएगी, ये कैसे हो जाता है? जनवरी के बाद फरवरी, 1 के बाद 2 आएगा, ये कुछ 2 के बाद 3 आएगा, नियम बने हुए हैं। हाँ, तो ऐसे ही जब ग्रहों की कल्पना करके ज्योतिष को बनाया गया तो कुछ ग्रहों का प्रभाव शुभ देखा गया कि इनके प्रभाव शुभ होते हैं। जैसे अच्छा चंद्र यानी शुक्ल पक्ष का चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभ प्रभाव देते हैं। सूर्य क्रूर प्रभाव देता है, ना शुभ ना शुभ, क्रूर मतलब वो राजा है, वो बैलेंस भी करता है और गुस्सा भी करता है। और 4 ग्रह ऐसे हैं जो बुराई ही करेंगे, वो अच्छा काम नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन हमेशा बुरा ग्रह या पापी ग्रह पाप प्रभाव ही देगा ये आवश्यक नहीं है। हमेशा शुभ ग्रह शुभ फल ही देगा ये भी आवश्यक नहीं है। ठीक है। अर्थ ये हुआ कि कुंडली में जो भाव होते हैं 12, उसमें से कुछ भाव होते ही अशुभ हैं। ठीक है। और शुभ ग्रह उसमें चले जाएं तो वो भी अशुभ हो जाते हैं। तो ग्रह हमारे पे पूरा प्रभाव डालते हैं। ग्रह कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस भाव की राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठकर कौन सा ग्रह उसे देख रहा है, इन सब का मिले जुले प्रभाव को ही हम अपने ऊपर देखते हैं। तो दुनिया में जितना भी ज्योतिष चल रहा है वो क्या सारा सनातन पद्धति से ज्योतिष, यही वो ज्योतिष शास्त्र जिससे आप चल रहे हैं, क्या इसी शास्त्र से सभी चल रहे हैं? आधारभूत ज्योतिष पूरी दुनिया में यही है, जिसे वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष, हाँ। ठीक है। अब यूरोपियंस क्या करते हैं कि एक मोटा मोटा गणित लेते हैं और वो सूर्य कुंडली से सारे ज्योतिष को देखते हैं, जो नियर अबाउट मिड मंथ से लेके नेक्स्ट मिड मंथ तक होता है, जिसे हम लोग संक्रांति कहते हैं। जैसे जनवरी में सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो हम मकर संक्रांति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो सब जन जानते हैं। ठीक है। फिर ऐसे ही अगले महीने फरवरी में कुंभ संक्रांति, फिर उसके बाद मीन संक्रांति, ऐसे ही 12 संक्रांतियाँ आती हैं। तो वो आपने देखा होगा कभी अखबार वगैरह में भी कि 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक ये राशि है, इसके बाद, तो वो एक्चुअली सन साइंस होते हैं।
ठीक है। जॉडियक साइंस होते हैं या सूर्य राशि होती है। ठीक है। तो क्योंकि इतना गहरा कैलकुलेट करना शायद उन्हें पसंद नहीं रहा होगा, या उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि एशियंस हमसे बेहतर कैसे हो सकते हैं, रेसिज्म। तो इसके कारण उन्होंने क्या करा कि जानबूझकर कहा कि नहीं, एक मोटा आंकलन ही काफ़ी है, इसलिए वो सूर्य राशि से ही सब कुछ देखना पसंद करते हैं। लेकिन आधारभूत पूरी ज्योतिष यही है। एक बात आपके ये जो आपने वही सारी बातें की, इस चीज़ में एक चीज़ समझ आई, मुझे याद आया, आजकल 2-2 दिन त्यौहार पड़ रहे हैं। अच्छा। एक दिन, आधा दिन, पूरे दिन। तो ये क्या कारण है? बहुत सारे लोग पूछते हैं यार 2-2 दिन त्यौहार 2 दिन कैसे पड़ रहे हैं? अभी पीछे श्राद्ध गए हैं, तो श्राद्धों में भी लोग कंफ्यूज थे कि मुझे श्राद्ध किस दिन मनाना है। तो ये क्या कारण है, 2-2 दिन त्यौहार क्यों पड़ रहे हैं? आज हम व्यवहारिक रूप से तिथि शब्द के बजाय डेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जो डेट है, इंग्लिश की डेट, वो रात को 12 बजे से लेके अगले दिन रात को 12 बजे होती है। ठीक है। अब धीरे धीरे हम अपनी परंपराएं भूल गए और हमने डेट को ही सब कुछ समझ लिया। अब समझिए कि तिथि ऐसे नहीं बदलती। हमारे लिए तिथि का बदलना है कि सूर्य उदय कब होगा और सूर्य कब अस्त होगा, या योग कारक ग्रह या योग जो होता है, एक अलग चीज़ होती है, इसको डिफाइन बाद में करूँगा। वो जब अपना हिसाब बनाएगा तब एक पूरी तिथि होती है। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कोई त्यौहार है जो सुबह सुबह मनाया जाना है, जैसे समझिए रक्षाबंधन। ठीक है। ये सुबह का त्यौहार है या दोपहर तक का त्यौहार है, और रक्षाबंधन के लिए जो पूर्णमासी की तिथि चाहिए वो दोपहर को 3 बजे तक है। ठीक है। तो वैदिक परंपरा के हिसाब से उसी दिन उस तिथि को मनाओ जिस दिन पूर्णमासी है। ठीक है। अब आप उसे मान लो दोपहर बाद मना रहे हो, तो पूर्णमासी तो खत्म हो चुकी। ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि एक दिन पहले भी मना सकते हैं, पूर्णमासी तो एक दिन पहले 3 बजे से भी लग गई। अब मुश्किल यह है कि रक्षाबंधन रात्रि में तो मनाया नहीं जाता, इसलिए अब कन्फ्यूज़न क्या हो गया, इंग्लिश डेट के हिसाब से एक दिन पहले भी पूर्णमासी है तो हमने कहा कि रक्षाबंधन है, अगले दिन भी। तो जब हम तिथि के बारे में नहीं समझते कि तिथि कब पूर्ण होती है और कब कौन सी तिथि लगती है, हम डेट के हिसाब से देखते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों दिन वो तिथि आ गई। अब एक त्यौहार ऐसा होता है जो रात्रि का है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, पूरे दिन तिथि सप्तमी हो सकती है, लेकिन जिस रात्रि में भगवान का जन्म हुआ उस रात्रि में अष्टमी होनी ही चाहिए। ठीक है। अब कल्पना कीजिए शाम को 8 बजे के बाद अष्टमी तिथि लग गई, तो जन्म तो आज रात को ही होगा, क्योंकि जब कल रात को आप इसे मनाओगे कि सूर्य उदय होने पर इंग्लिश डेट के हिसाब से अब अष्टमी तिथि है, लेकिन जब भगवान कृष्ण का आप जन्म मनाओगे जब तक तो 9वीं तिथि आ जाएगी। तो कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि हमारी तिथि इस 24 घंटे में कभी भी योग और चंद्र की चाल के हिसाब से अपना पूरा एक तिथि करती है। सूर्य के हिसाब से तिथि देखोगे तो फिर वही अंग्रेजों वाला तरीका। तो हिंदी तिथि एग्जैक्टली वैसे नहीं चलती, इसी वजह से ये कन्फ्यूज़न होते हैं। बहुत आसान तरीका है कि जो त्यौहार मॉर्निंग में मनाए जा सकते हैं उनके लिए तिथि का वो पोर्शन लीजिए जो सुबह आ रहा है, जो त्यौहार रात के हैं उसके लिए वो लीजिए। जैसे करवा चौथ का अभी एक व्रत किया जी, मुख्य उद्देश्य उसमें चंद्र को अर्घ देना है, और चंद्र को अर्घ देते वक्त चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि चतुर्थी तिथि मॉर्निंग तक तो थी, सुबह से लेके या एक दिन पहले से लेके रात्रि को 5 बजे तक थी। ठीक है। उसके बाद वो तिथि है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक नियम ये मान लिया है, लिखा नहीं है कहीं कि दोपहर को 12 बजे तक अगर तिथि है तो तिथि पहली वाली ले लो, नहीं तो बाद वाली ले लो, पर ऐसा कोई नियम कहीं किसी किताब में नहीं है। ये समाज जैसे स्वीकार कर लेता है वो है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे ये बात समझ आ गई। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ये पंडितों से पूछते हैं, जिस जिस मंदिर वो जाते हैं उस पंडित से पूछते हैं। अब वो पंडित जी उन्हें कुछ भी कह देते हैं, या उनको या तो जानकारी नहीं होती, तो इसलिए कंफ्यूज है। अगर आप वाला दृष्टिकोण ठीक है और आप वाला तरीका ठीक है तो भी एक ही दिन तो होना चाहिए कि जन्माष्टमी आज है जी, आज नहीं है। तो फिर ये 2 दिन कैसे हो जाती है? लोग 2 दिन क्यों मनाते हैं? जानकारी के अभाव में? सिर्फ जन्माष्टमी के लिए ये बात अलग हो जाती है। ठीक है। एक
तरीका है जिसे हम कहते हैं स्मार्त और एक होता है वैष्णव। स्मार्त वो हैं जिन्हें अष्टमी को ही मनाना चाहिए हर हालत में, चाहे अष्टमी रात को 10 बजे ही क्यों ना लगे। ठीक है। और वैष्णव वो हैं आम जन, भगवान के प्रियजन, जिन्हें एक दिन बाद पता चला कि भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। थोड़ा सा विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी की रात्रि को। ठीक तो ये बात एग्जैक्टली कितने लोगों को पता चली होगी? जो उनके आसपास 10-20। और बाकी सारी दुनिया को कब पता चली होगी? अगले दिन। अगले दिन। तो जिनको अगले दिन पता चली है वो अगले दिन व्रत रखते हैं। ठीक है। उन्हें वैष्णव कहते हैं सभी लोग। ठीक है। लेकिन जिन्हें पहले से ये ज्ञान है कि भगवान का जन्म एग्जैक्टली कब हुआ था, उन्हें एक दिन पहले व्रत रखना चाहिए। ठीक है। तो उन्हें स्मार्त कहते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी के संदर्भ में ये बात बदल जाती है कि स्मार्त एक दिन पहले व्रत रखते हैं, वैष्णव एक दिन आगे रखते हैं। लेकिन त्यौहार मनाया जाना बिल्कुल फिक्स है। वो अष्टमी की रात्रि जिस समय होगी तभी मनाया जाएगा। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, कहीं सुना है कि लोग कहते हैं जो जन्म कुंडली का नाम होता है, जैसे मेरा कुछ और नाम था और परिवार वालों ने मेरा नाम कुछ और रख दिया, तो लोग कहते हैं कि जो नाम जन्म कुंडली में या जो अक्षर निकलता है उसका नॉर्मल नाम, लीगल नेम उस तरह से नहीं होना चाहिए, उस अक्षर पे नहीं होना चाहिए। इसका क्या कारण है? इस सवाल से पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि नाम होता क्या है। चलिए बताइए, नाम क्या होता है? अच्छा, आपके पास कोई व्हीकल होगा, समझिए आपके पास एक कार है जी। कल्पना करते हैं उसका नंबर 1 2 3 4 है। ठीक है। और कार के मालिक आप हैं, आरसी पे आपका नाम लिखा है। वो कार अगर आप मुझे बेच देंगे तो आरसी पे नाम मेरा आ जाएगा, कार का नंबर बदल जाएगा? नहीं, कार का नंबर वही रहेगा। और मैं आगे किसी और को बेच दूं तो कार का नंबर वही रहेगा। अर्थ ये हुआ कि कार का नंबर आपकी इच्छा से नहीं है, वो अथॉरिटी ने तय करा है। तो कार का नंबर ये तय करता है कि ये कार कहाँ से रजिस्टर हुई, किस अथॉरिटी से हुई, किस ईयर में हुई और किस राज्य में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये कोड वर्ड हुआ अथॉरिटी की जानकारी का, ईयर की जानकारी का और स्टेट की जानकारी का। ठीक है। ठीक इसी तरह जो हमारे पास 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण यानी कुल 108 हैं, तो हमने हर एक के सिंबॉलिक तौर पर समझने के लिए एक कोड अक्षर रख दिया, जैसे का, की, कु और के। तो इसका मतलब है जैसे सिंह राशि में ले लेते हैं, ये अभी मिथुन राशि मैंने बोला सिंह, टा, टी, टू और टे। तो टा अक्षर सिंह राशि के मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र इत्यादि इत्यादि के चौथा चरण। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए 25 जुलाई 2015, तो हमें तुरंत क्या समझ में आता है इस कोड वर्ड से कि 2015 लगभग उम्र कितनी हो गई, किस महीने और किस डेट को इसका जन्म हुआ। ठीक है। तो बहुत ईमानदारी की बात है कि जो जन्म के नाम का अक्षर होता है वो पूरी कुंडली में चंद्र और उसके नक्षत्र और उसके चरण का एक कोड वर्ड होता है, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है। अब सवाल था ये कि क्या वो नाम रखना चाहिए कि नहीं। ये केवल एक मिथ है, केवल एक भ्रम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वही नाम रखा या नहीं रखा। आप जो मर्जी नाम रखिए, कोई भी मर्जी नाम रखिए, 10 नाम बदल लीजिए जीवन में, तब भी आपकी जन्म कुंडली नहीं बदलेगी। तो नाम बदलने में या उस नाम से, उस अक्षर से नाम रखने में कोई उसका दिक्कत कुछ नहीं है। प्रभाव अंक ज्योतिष के हिसाब से या नाम के अक्षरों के हिसाब से शायद हो, लेकिन मैं जितनी ज्योतिष में समझ रखता हूँ उसका कोई विशेष प्रभाव डायरेक्टली नहीं होता है। आपके नाम के अक्षर, सवाल था कि भाई जो जन्म कुंडली में नाम निकला क्या वो रखना चाहिए, बिल्कुल रखिए या बिल्कुल मत रखिए, आपकी मर्जी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, मान लीजिए मेरा एक घर है और उस घर का जो नंबर है वो है D33, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से उसके बाहर पंडित जी निवास लिख दिया, मेरी मर्जी। ठीक है। तो क्या पंडित जी निवास लिखने से चिट्ठी उसी एड्रेस पर आ जाएगी? नहीं, चिट्ठी आएगी D33 पर। अच्छा, वो मकान मैंने आपको बेच दिया, तो आप सबसे पहले D33 को कुछ नहीं कर सकते। आप नेम प्लेट बदलेंगे और अपने नाम की लगाएंगे, तो क्या आपके नेम प्लेट लिखने से कभी चिट्ठी आ जाएगी? डाकिये को कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कौन रहता है। डाकिये को सिर्फ ये देखना है कि इसका एड्रेस क्या है, और एड्रेस गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आपकी मर्जी से नहीं मिला। तो इसलिए आप उसमें पंडित जी निवास लिखिए, खन्ना साहब का निवास लिखिए, राधे श्याम जी का लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिट्ठी
D33 पर ही आएगी। ठीक है। अब चिट्ठी की बात अगर करते हैं तो चिट्ठी की बात में एक बात है, कुछ लोग ये कहते हैं न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं, कुछ लोग हस्तरेखाओं पे जाते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा दोनों ही ज्योतिष का हिस्सा हैं? इन्हें सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, और इस सामुद्रिक शास्त्र का अर्थ है समुद्र, जिसका बहुत बड़ा विस्तार है। उसमें से एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष, जिसे मैं करता हूँ। न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा वो मेरे विषय नहीं है, इसलिए उस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो ज्योतिष का हिस्सा है? निश्चित रूप से हिस्सा है। जो लोग उनके जानकार हैं वो भी वो अपनी सटीक ज्योतिष गणना के कर हिस्सा सकते हैं। नहीं है, सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा है। जैसे स्कूल में हम बहुत से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कम से कम 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई और लोकल लैंग्वेज, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट टीचर होता है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ एक्सपर्ट टीचर होते हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं केवल हिंदी का टीचर हूँ, इसलिए मैं हिंदी पे ही चर्चा कर सकता हूँ, आप ऐसा समझें। ठीक है। ज्योतिष के अनुसार हमारे आने वाले समय में कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये कहते हैं कि ऐसा वैसा हो सकता है, और क्या वो पक्का होता है या वो हो सकने की संभावनाएं होती हैं, उससे बचने के तरीके होते हैं? कुछ पंडित या कुछ ज्योतिषाचार्य लोगों को भिन्न प्रकार के इलाज बताते हैं, तो इलाज का क्या प्रभाव होता है और उनकी गणना किस प्रकार से सत्यापित होती है, ये कैसे देखा जाए? पहला सवाल का हिस्सा था कि जो भी ज्योतिष की गणना होती है क्या वो एज इट इज़ रिजल्ट देती है? नहीं दे सकती, ये संभव नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर आपके कर्म का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। ये भी क्वेश्चन कोई प्रयास ही मत कीजिए, क्योंकि भाग्य में लिखा है आपको राजा बनना है तो आप अपने आप ही राजा हो जाओगे। और ऐसा होता तो फिर इलेक्शन के लिए इतनी भागदौड़ क्यों होती है? एक चीज, ज्योतिष ये संभावना देती है कि अगर आपने प्रयास किया तो आप ये फल प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपके कर्म करने की सीमाएं तय करती है ज्योतिष। कर्म करे बिना तो मिलेगा ही नहीं, और अगर सचमुच कर्म से या उपाय से सब कुछ हो जाता तो जितने भी ज्योतिष करते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, उन सबके पास अपने अपने हेलीकॉप्टर होने चाहिए, क्योंकि हमें तो सारे उपाय पता हैं। नहीं, जो तय है वो जरूर होगा, लेकिन उसकी सीमाएं कम या ज़्यादा करने के लिए कर्म होता है। बारिश आ रही है, ये शाश्वत सच हुआ कि बारिश आ रही है। ठीक है। आप भीगना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। बहुत ज़रूरी है तो भीगते हुए भी जाएंगे, बहुत ज़रूरी नहीं है बाहर नहीं निकलेंगे, तो उस गोचर का आप पर प्रभाव हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हम जो भी उपाय पंडित जी बताते हैं या ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, उनके अनुसार अगर कम करते हैं तो प्रभाव कम होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, और ईमानदारी की बात करते हैं तो प्रभाव भी कम नहीं होता। ठीक है। उस जैसे मैं अभी चश्मा लगाता हूँ तो क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हैं। ठीक है। कमज़ोर आंखें हैं तो इसका इलाज होना चाहिए, लेकिन मुझे इलाज के रूप में दिया गया चश्मा, तो क्या वाकई चश्मा लगाने से मेरी आंखें ठीक हो जाती हैं? नहीं, क्योंकि मेरी आंखें अभी भी खराब हैं। तो चश्मे ने मेरी खराबी को कम कर दिया, और इतना कम कर दिया कि मैं साफ देख पा रहा हूँ। आप इसे ऐसे समझें, आप बारिश नहीं रोक सकते, ये प्रकृति ने दी है, और 1% भी नहीं रोक सकते। उपाय है छतरी। छतरी आपको डिफेंड करती है। आप सर्दी पड़ती है, आप ठंड नहीं रोक सकती, कोई उपाय नहीं जिसे आप सर्दी रोक दें, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? स्वेटर। तो उपाय आपकी रक्षात्मक प्रवृत्ति को बड़ा करते हैं, आपकी रक्षा को बढ़ा देते हैं। जैसे हेलमेट पहनने से कोई नियम ये नहीं कहता कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन हेलमेट आपकी रक्षा कर सकता है अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने हेलमेट लगा लिया, उपाय कर लिया, और अब मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो किसी हालत में मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो आपके कर्मों का रोल है। अगर आप उस दिन नियम तोड़ के ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको चोट लग सकती है। हेलमेट रक्षा की बात कर रहा है, गलती करने से नहीं रोक रहा आपको। तो आपके कर्म का महत्व अपनी जगह एकदम सेपरेट है। मैंने कोशिश की कि आप ये बात समझ सकें। तो जो लोग उपाय बताते हैं कि भाई आप हवन करवा लीजिए, कि आप ऐसा कर लीजिए, और कुछ माणिक और कुछ पत्थर का सुझाव देते हैं, क्या इन उपायों से फ़र्क पड़ता है? मान लेते हैं पहले कि फ़र्क पड़ता है। ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए हम क्या फॉलो करें, किसी भी चीज़ के लिए क्या फॉलो करें, या तो हम बोलेंगे हमारे पापा ऐसा कहते हैं, तो पीछे लौटते जाएंगे तो हम ग्रंथों तक चले जाएंगे,
अब ज्योतिष के पुराने से पुराने ग्रंथ में भी अगर लिखा है कि इस उपाय को करने से उस ग्रह का प्रभाव आपको कुछ कम होगा। जैसे हम अपने बिल्कुल साधारण लीजिए कि आप ज्योतिष में बिल्कुल बिलीव मत कीजिए, तब भी तो सर्दी से बचने का उपाय करते हैं जी। हम। अपनी रक्षा के लिए जूते चप्पल पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, मैंने चश्मा भी लगाया है। तो ये उपाय कैसे पता चले? फिर डॉक्टर को कैसे उपाय पता चला, इस बुखार के लिए ये वाली दवा दे दो? तो क्या उससे ये गारंटी है कि अब जीवन में कभी बुखार नहीं आएगा? नहीं, ऐसी गारंटी इसका अर्थ ये हुआ कि दवा आपको ठीक नहीं कर रही, दवा आपकी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रही है, शरीर अपने आप ठीक होता है। ठीक इसको ही उपाय का है। वैदिक धर्म दैवीय कृपा से चलने वाला धर्म है। हम देवताओं की कृपा मानते हैं। हर ग्रह के कोई अधिष्ठित देवता होते हैं, उन देवता के मंत्र जाप करना, उनके लिए पूजा पाठ हवन इत्यादि करना ही उपाय गिना जाता है। तो इसका लाभ होना चाहिए ऐसा मान लीजिए पहले। अब मान लीजिए कि इसका कोई उपाय नहीं होता। रत्न क्या करते हैं? रत्न कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक रूल नहीं है जो दावा पेश करे। ये अनुभव की बातें हैं कि रत्न में वो कंसंट्रेटेड लाइट होती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं लाइट, उस रोशनी जो है सूरज की उस रत्न पर पड़ती है और उसमें से मैक्सिमम रोशनियां लौट जाती हैं। केवल वही रोशनी होती है जो उसके अंदर समा जाती है, जिसका हम उसे कलर देखते हैं। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट होके हम तक आ रहा है वो हम तक पहुंचा। जैसे कि माणिक लाल रंग का होता है तो लाल रंग को रिफ्लेक्ट आ रहा है, बाकी सब उसने अपने अंदर समा ली। तो रत्न में उसको, अभी साइंस का एक विषय है, एक होता है कोई रे जब पड़ती है तो डिफ्लेक्ट होती है, एक डिफ्रैक्ट होती है। डिफ्रैक्ट उसका होता है तो डिफ्रैक्टिव एंगल के हिसाब से देखा जाता है। जितना अच्छा होगा, जितना कंसंट्रेशन होगा, जितना पॉइंटेड होगा, उस सूर्य की एनर्जी का उतना फल उस रत्न के थ्रू हमें मिलेगा। ठीक है। इस हिसाब से तो आप इसे कलर थेरेपी भी कह सकते हैं और लाइट थेरेपी भी कह सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें। तो उसका प्रभाव होता है, ऐसी मान्यता है। मेरा अनुभव है कि प्रभाव होता है। तो आपके मतानुसार रत्न वगैरह पहनने चाहिए और जो भी उपाय ज्योतिषाचार्य आपको देते हैं उनको करना चाहिए ताकि प्रभाव कम हो सके। जी। अब सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दो तरह से बात कहते हैं कि ये टेस्ट करवा लीजिए, ये दवा ले लीजिए। अब आप कहते हो टेस्ट में मेरा बिलीव नहीं है, दवा मैं खाऊंगा नहीं, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। अब या तो मानिए या मत मानिए। आपका विवेक कहता है कि मैं पूजा पाठ वाले झंझट में नहीं पड़ना चाहता, आपकी इच्छा, रत्न पहन लीजिए। मैं रत्न में भी नहीं जाना चाहता तो दान कर दीजिए। अब दान करने की परंपरा तो दुनिया के हर धर्म में है, उसे स्वीकार कर लीजिए। एक रत्न पहनना भी लगभग पूरी दुनिया में है। पूजा पाठ सबके धर्म के हिसाब से बदल जाता है। तो अब जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो इन सभी पूजाओं को, व्रत को फॉलो करेंगे। लेकिन मान लीजिए जो दूसरे धर्म का है, आप पूजा रहने दी, तो तंत्र, मंत्र और यंत्र, 3 विधि बताई गई हैं। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उसका पालन कर सकते हैं। आमतौर पर ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता शादी ब्याह पर पड़ती है। लोग और भी उस बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने सुना है, मेरे प्रकाश में आया है, मेरी जानकारी में है, कुंडली मिलान करते हैं। तो क्या किसी दूसरे के ग्रहों पर असर हो सकता है साथ रहने से? देखिए, कुंडली मिलान का ये महत्व नहीं है। ठीक है। तो पहले यह है कि हाँ, आम आदमी का सबसे ज़्यादा यही एक प्रश्न होता है कि भाई बच्चे की शादी कब होगी, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी कि नहीं, ये उसका मुख्य मुद्दा है। ठीक है। शादी करना एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ फंक्शन है और शादी टूट जाए तो उतनी ही बड़ी सिरदर्दी भी है। तो लोग उस सिरदर्दी से बचना चाहते हैं। अच्छा जीवन साथी फिर किसे नहीं चाहिए। इसमें 2 बेसिक चीज़ें हैं। पहला होता है गुण मिलान। दोनों की कुंडलियाँ हम मिला करके देखते हैं और उसमें अलग अलग 8 बिंदु होते हैं जिन पर चर्चा होती है। सबके कुछ फिक्स नंबर हैं, मैक्सिमम 36 होते हैं। मिनिमम 18 नंबर पर इस संबंध में हाँ कर दिया जाता है कि आप शादी कर सकते हैं। आप इसे समझ लीजिए, आप 12th क्लास के एग्ज़ाम में पास हो गए, आपके 35% नंबर आ गए। ठीक है। इतना तय हो गया। फिर मंगलिक का विचार करते हैं। तो मंगलिक का विचार का भाव होता है कि वो एक दूसरे के लिए कितने अग्रेसिव होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप जितना गुस्सा करते हैं आपके जीवन साथी को उतना गुस्सा पसंद हो, इसलिए मंगलिक विचार किया जाता है। 1 मिनट, मंगलिक का अर्थ केवल इतना होता है कि व्यक्ति विशेष अग्रेसिव है?
मंगलिक ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं, ठीक है। पढ़ने में बहुत फ़ायदेमंद होता है, हर चीज़ में बड़ा अच्छे होते हैं। लेकिन आप समझिए कि जीवन साथी आपको सबके सामने डांट दे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वो जीवन साथी इंजीनियर, डॉक्टर, सीए है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जो आपके पास सामर्थ्य है आप उसका सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग, ये कैसे पता चले। ठीक है। तो मंगलिक तेज होते हैं, होशियार होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़े तेज होते हैं तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना उन्हें मुश्किल होता है। इसीलिए मंगलिक विचार बहुत ज़रूरी है। मंगलिक लोगों से एक नॉन मंगलिक अगर मंगलिक से शादी करता है तो इस तरह की धारणा है कि उनमें से किसी एक की मृत्यु होना संभव है, क्या ऐसा कुछ होता है? 500, 600, 1000 साल पहले ये कल्पना ही नहीं थी कि तलाक या डाइवोर्स हो सकता होगा। ओके। तो तब सिर्फ एक ही मात्र कल्पना थी कि दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा। ठीक है। अगर आज तलाक हो जाता है तो दोनों अलग अलग हो गए। तो भाव सिर्फ इतना है कि मंगलिक के कारण वैवाहिक जीवन में विवाह विच्छेद की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। पहले और कुछ कल्पना ही नहीं थी तो इसलिए मृत्यु शब्द का प्रयोग किया गया। आज तो लोग अपनी इच्छा से भी अलग हो जाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अब अलग हो जाते हैं। तो मंगलिक का प्रभाव होता है। दोनों ही मंगलिक हो तो कैसे चल जाता है? दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, दोनों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, दोनों एक दूसरे के टेम्परामेंट को समझ लेते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अभी आपने बोला कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए, अधिक से अधिक कितने? 35 से ज़्यादा नहीं मिलते। ठीक है। लेकिन इससे बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ कि आपके 35 गुण मिलते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा ही। ठीक है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप सिंह राशि के हैं और कल्पना कर लीजिए मैं भी सिंह राशि का हूँ। कल्पना कर लीजिए कि आपकी शादी मेष राशि की एक लड़की से होती है और मेरी शादी भी मेष राशि की लड़की से होती है। तो हम दोनों के गुण का मिलान एक जैसा आ जाएगा। एक लमसम मोटी मोटी बात समझिए। हो सकता है आपका तलाक हो जाए, मेरा कभी ना हो, तो फिर पर्सनल कुंडली का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, गुण मिलान ही सब कुछ हो गया। और वही नक्षत्र हर 27 दिन के बाद आता है। कल्पना कीजिए लड़की 25 वर्ष की है और बच्चा कुल 27 दिन का है, तब भी उसकी सिंह राशि हो सकती है। अब उस 27 दिन के बच्चे के भी गुण मिल जाएंगे, है ना। बेशक मैं जानता हूं कि ये होता नहीं है कभी, लेकिन गुण मिलान तो हो गया। इसलिए गुण मिलान कहता है पहला स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप मंगलिक देखो, फिर कुंडली में लगन की स्थिति देखो, सप्तमांश की स्थिति देखो, शुक्र और गुरु की स्थिति देखो, कारक की स्थिति देखो और नवांश कुंडली देखो। और भी इतने फिल्टर्स हैं जो देखने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और केवल गुण मिलान पर ही शादी कर रहे हैं तो हमसे भूल हो सकती है। ये तो मंगलिक क्या कुछ समय के लिए होता है या परमानेंट होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, कल्पना कर लेते हैं कि ये किताब में लिखा है, हमारी पुस्तक में लिखा है, ऐसा मान लेते हैं पहले। ठीक है। और उसमें उम्र 28 साल लिखी है। ठीक है। लेकिन जब ये लिखी गई थी तब 10-10 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। ओके। अगर आज उस अकॉर्डेंस में देखें तो मंगलिक दोष 90 साल की उम्र के बाद ठीक हो जाएगा। दोबारा कहिए, ये बात समझ नहीं जब आई। 10 वर्ष के बच्चे का विवाह हो रहा है तब 28 वर्ष के बाद मंगलिक ठीक होने की बात की जा रही है। ठीक है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हमसे एक आनंद के लिए बात कर लें तो आज तो जनरली शादियां ही 28-30 साल में होती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जब बच्चा 90 साल का हो जाएगा तो मंगलिक हट जाएगा। तो अर्थ ये है, भाव ये था कि मंगलिक मतलब अपने भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत, आम भाषा में थोड़ा गुस्सैल होना, अग्रेसिव। और उम्र का अर्थ ये था कि इतनी उम्र तक धीरे धीरे व्यवहारिक ज्ञान बच्चे में इतना बढ़ जाएगा कि वो इन बातों को समझने लगेगा। लेकिन आज तो शादी ही 28-30 साल में हो रही है, फिर तो मंगलिक का महत्व ही खत्म। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को मंगलिक का दोष है या दशा मंगलिक है तो उसे ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो दूसरा व्यक्ति भी मंगलिक हो। हाँ, बिल्कुल सच है। एक और इसमें पेच है, थोड़ा गहरी बात है। 5 अलग अलग तरह से मंगलिक होते हैं। ठीक है। पहले भाव से, चौथे भाव से, 7वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव। अब 12वां भाव को हम छोड़ देते हैं, चलिए लगन से देते हैं। पहले भाव में किसी का मंगल है तो वो मंगलिक हो गया। अब इसका मतलब उसमें गुस्सा अधिक है, शायद वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बने,
अपने गुस्से पे काबू ना रखे, मंगल की दृष्टियां चौथे और आठवें घर पर भी आएंगी। बहुत गहरी बातें हो गई। अब मान लीजिए कि उसकी शादी जिससे हो रही है, विवाह जिससे पक्का किया जा रहा है, उसका भी मंगल लगन में बैठा है। अब उसमें भी उतना ही गुस्सा, उतना ही टेम्परामेंट है, तो ये जरूरी नहीं है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आपकी लगन में मंगल है तो उसका मिलान किसी और जगह के मंगल से करना चाहिए। उसी घर में मंगल होगा तो दोनों ही एक जैसे गुस्सैल हो जाएंगे। ठीक है। तो उनका जब प्रेम होगा तो बहुत अच्छा होगा, पर जब उनमें प्रेम नहीं होगा तो युद्ध भी बहुत अच्छा होगा। तो मंगलिक कंपैटिबल होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। हाँ, जो एक दूसरे के पूरक हों वो मंगलिक चल जाएंगे, एक जैसे मंगलिक नहीं चलेंगे। तो मतलब ये मेरा अनुभव है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर मैंने अनुभव में ऐसा देखा है। तो मंगलिक यदि कोई है तो फिर वो पूरे जीवन के लिए है। अगर वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें मंगलिक दोष लगने के बाद कैंसिल हो जाता है, जैसे केंद्र में चंद्र होना, बलवान शुक्र या बलवान गुरु हो तो मंगलिक दोष का परिहार कैंसिलेशन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मंगलिक पूरे जीवन के लिए एकदम फिक्स पोजीशन है, वो कभी नहीं। मंगलिक एक स्टार है, मंगल ग्रह, और वो इन भावों में बैठेगा तो पूरा जीवन के लिए बैठेगा। क्या मंगलिक दोष जो है, क्या इसका कोई इलाज भी है, कोई तरीका भी है? आपने पूछा कि मंगलिक दोष के लिए कोई पूजा या कोई उपाय होता है जो करना चाहिए। देखिए, मंगल ग्रह के लिए उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से मेरा अनुभव ये कहता है कि मंगलिक दोष निर्मूल हो जाए, प्रभावहीन हो जाए, ऐसा कोई उपाय या पूजा नहीं है। जो भी कुछ है वो उसके प्रभाव को कम, यानी मंगल ग्रह के प्रभाव को कम करने के नियम है, तो उसे किया जा सकता है। लेकिन अब नए नए लोग आ रहे हैं इस लाइन में और उनके अपने विचार हैं, लेकिन जो पुराने ग्रंथों में ऐसी कोई विशेष नियम पूजा नहीं बताई गई जिसे करने से मंगली दोष हट जाएगा। चलिए, मंगल का दोष नहीं हटता, दूसरी तरह के दोष, काल सर्प योग, मूलों में हो जाना, इस तरह से क्या उनमें भी फर्क पड़ता है उपायों का? अच्छा, टॉनिक पीने से फर्क पड़ता है? ये प्रश्न मुझसे किया जा रहा है, आप बताएं। अगर बीमारी है तो फर्क पड़ता होगा। क्या आप टॉनिक बीमारी पीते हैं? नहीं, जिनको कुछ अर्थ ये हुआ कि टॉनिक एक एक्स्ट्रा पावर आपको दे रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप, चलिए, काल सर्प दोष है तो उसका प्रभाव ये है कि राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, ग्रह का ग्रहण हो गया। ग्रहण मतलब स्वीकार कर लिया, ले लिया, अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। ठीक है। ग्रहण करना। तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आए तो इसे काल सर्प दोष कहते हैं। इसका एक हिस्सा ये होता है कि केतु से राहु के बीच में भी ग्रह होते हैं, ये भी काल सर्प दोष है, पर इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं होता है। तो अब सवाल था कि काल सर्प दोष का कोई उपाय हो सकता है? हाँ, राहु के लिए पूजा पाठ का एक नियम, राहु ग्रह की शांति का नियम, उसके मंत्र जाप का नियम पुस्तकों में दिया गया है, उसका उपाय किया जा सकता है। उपाय प्रभाव को कम करता है, समाप्त नहीं करता। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई परेशानी चल रही है, तो क्या वो परेशानी के अकॉर्डिंग जान सकता है कि उस पर किस प्रकार का दोष है? जरूरी नहीं है कि जो परेशानी चल रही है उसके लिए कोई दोष का कारण ही होना चाहिए। दशा और अंतर्दशा का प्रभाव भी हो सकता है, गोचर में ग्रहों के स्थान परिवर्तन से भी ये प्रभाव हो सकता है। तो बहुत से कारण हैं, लेकिन कुंडली देखकर ये बात बड़े आराम से बताई जा सकती है कि अभी जो समस्याएं हैं उसका कारण ये ग्रह है या इतने समय से इतने समय तक है, और उसका जो भी उपाय आप ठीक समझें कर सकते हैं जिससे वो मिनिमाइज हो जाए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। यदि आपसे संपर्क करना हो तो किस प्रकार से किया जाए? कोई समय का है जिसके बीच में आपसे बात हो सके? किस माध्यम से बात की जा सकती है? मेरे अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करूंगा, उसे आप लिंक में दे सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जब चाहें संपर्क कर सकते हैं। क्या अपना कोई चैनल भी है? हाँ, एक चैनल है जिसका नाम है ज्योतिष विद पंडित गौड़, तो वो मेरा ही चैनल है। उस पर भी समय समय पर जो भी आवश्यक जानकारियाँ होती हैं मैं वीडियोस के माध्यम से देता रहता हूँ। ज्योतिष विद पंडित गौड़, ये चैनल शायद मैंने देखा है, शायद मैंने आपकी आधी वीडियो भी देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि उस वीडियो में जब आप
बताते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए बताते हैं जिसको पहले से ज्योतिष की जानकारी होनी चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है कि आप सिर्फ स्कॉलर से बात करते हैं या जानकारों के लिए ही वीडियो बनाते हैं? दो तरीके से वीडियो बनाए जा सकते हैं। पहला कि जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, ये उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं। ठीक है। दूसरे तरह के वीडियो होते हैं जो गोचर के ऊपर बनाए जाते हैं या कुंडली में किसी एक विषय पर बनाए जाते हैं कि अगर आपका मंगल इस भाव में है तो क्या प्रभाव होगा। जैसे मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया कि 7वें भाव पर प्रत्येक ग्रह की दृष्टि का क्या फल होगा, इसे वो भी देखकर समझ सकते हैं जिन्हें ज्योतिष के में कुछ नहीं आता। अब ऐसा वीडियो कि इस विषय को और अधिक प्रवीणता से देखना है तो फिर वो थोड़े भारी हो जाते हैं, वो उनके लिए हैं। तो केवल गोचर पर वीडियो बनाने का भी कोई महत्व नहीं जब तक आप डिटेल में ना समझाएं। तो अपना ज्ञान शेयर करना मेरा कर्तव्य बनता है। मेरे हिसाब से आमतौर पे अखबार देख भाई, राशिफल देख, यहाँ सुबह सुबह जो चैनलों पे अलग अलग चैनलों पे ज्योतिषाचार्य आते हैं और वो राशि के फल से कि कुंभ आज और ये आज ये, उसमें क्योंकि पब्लिक उस मनोस्थिति की है कि वो चाहती है मैं अपना जान सकूं। क्या आप कोई ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं, कोई एक ऐसा चैनल है कि आप ब्रॉडकास्ट करते हो कि आज की राशि, इस प्रकार से कुछ करते हैं क्या आप? ऐसा है कि ये तरीका होता है चंद्र राशि के ऊपर आधारित कि आज चंद्र राशि के हिसाब से ग्रहों की स्थिति ये है तो उनका ये प्रभाव संभावित हो सकता है। अब ये ज्ञान तो नेट पर बहुत अवेलेबल है, इसलिए मैं ऐसा तो नहीं करता हूँ, लेकिन साप्ताहिक भविष्यफल और मासिक भविष्यफल देने का प्रयास करता हूँ। एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि कर्म के प्रभाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है तो ज्योतिष किस प्रकार से हमारा पूरा जीवन तय कर देता है, हमारे पूरे जीवन में होने वाली घटनाएं ज्योतिष कैसे बता देता है, और हमारे कर्म और ज्योतिष दोनों में कौन से ज़्यादा प्रधान है, हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कर्म पे या ज्योतिष पे? आप जो भी कर्म करते हैं वो करते कैसे हैं? कैसे पता चला कि आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं या एक पॉलिटिशियन बन जाएं? तो कर्म करने की दिशा कौन तय करता है? आप कर्म तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन करेंगे क्या? क्या सभी डॉक्टर होते हैं, सभी इंजीनियर होते हैं, सभी राजनीतिज्ञ होते हैं? नहीं। तो ज्योतिष आपके कर्म की दिशा तय करती है कि इस दिशा में जाने पर आपको अत्यधिक लाभ संभव है और सब दिशाओं में जाने पर नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10th क्लास के बाद टीचर तय करता है हमारे मार्क्स और अपने अनुभव के आधार पे कि आप साइंस ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आप कॉमर्स ले लो। तो उसका आधार क्या होता है? टीचर का अनुभव, और उस अनुभव के हिसाब से वो तय कर देता है कि ये आपकी योग्यता को देखते हुए लगता है कि आप साइंस लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स। ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है। तो वास्तविकता यह है कि ज्योतिष आपके को कंट्रोल नहीं करती, ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करती है कि आप क्या कर्म करें जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो। बहुत छोटा सा जीवन है। किसी भी बच्चे को अपने लिए तय करने के लिए समझिए 15 वर्ष के बाद वो सोचेगा कि क्या करूं, तो पहले 15 वर्ष तो छोटा बच्चा है, आखिरी 15 वर्ष वो बुजुर्ग है, उसके पास कुल बीच के 50 साल बचे। इस 50 में से आधे ले लो, यानी पहले 25, 15 से लेके 40 साल तक वो जो कुछ भी ज़िंदगी में बनना है यहाँ बन चुका होता है, तय कर चुका होता है। आमतौर पर फिर अगले 40 साल वो उसी हिसाब से जीवन यापन करता है। तो हम पे बार बार ट्राई करने के लिए उम्र है ही कहाँ। कभी कपड़े की लाइन में चले गए, सफल नहीं हुए, प्रॉपर्टी डीलर बन गए, सफल नहीं हुए, खाने पीने की दुकान खोल ली, सफल नहीं हुए। क्यों? कर्म तो आप कर ही रहे हो, फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही? तो उसका भाव है ज्योतिष ये मार्गदर्शन करने में सक्षम है कि कर्म जरूर करो, लेकिन कहाँ, किस दिशा में, यही ज्योतिष का महत्व है। यदि किसी की कुंडली में या उसको स्वयं ज्ञात नहीं है कि उसका समय क्या है, कुछ लोग आते हैं जी पता नहीं शायद 12 बजे पैदा हुआ या 12:30 बजे पैदा हुआ, तो क्या उसको देखकर या उससे बातचीत करके ये जाना जा सकता है कि वो किस समय पैदा हुआ है, या उसके लिए कौन सी इसकी कुंडली 2 विधियां हैं। पहली विधि होती है आधान कुंडली के हिसाब से, जिसे हम गर्भाधान कुंडली भी कहते हैं, कि लग्न और सूर्य का, और जन्म कुंडली का सूर्य और आधान कुंडली का लग्न, इन दोनों की, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है जिसे
सिर्फ शब्दों में समझाना मुश्किल है, पर एक नियम है। एक दूसरा तरीका है, हम व्यवहारिक बातचीत करते हैं। हर लग्न का अपना एक अंदाज होता है, एक अपना टेम्परामेंट होता है, और उससे मिली जुली कुछ घटनाएं फिक्स होती हैं। उसी हिसाब से हम बात करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा अगर 10 साल का है, एक 15 साल का है और एक 20 साल का है, और मैं ये कहूँ बताइए कौन सा किस क्लास में पढ़ता होगा, तो आप कैसे बात करते हैं? आप पहले छोटा वाला सवाल पूछते हैं, है ना भाई, बताओ 2 के बाद क्या आता है, और बच्चे ने बता दिया 3, तो ये तय हो गया कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा से आ गया। और जब आपने पूछा अंडर रूट निकाल के बताओ, तो उस बच्चे ने कहा जी मुझे नहीं आता, क्योंकि 10 साल के बच्चे को ये सिखाया ही नहीं गया। तो इस तरीके से हम सवाल पूछते हैं जो उसकी कुंडली के हिसाब से उसे पता होने चाहिए थे, छोटे छोटे। सेहत कैसी रही, पढ़ाई कैसी है, व्यवहार कैसा है, तो उससे लगभग तय हो जाता है। नवांश कुंडली को भी इसमें लिया जाता है। नवांश कुंडली 15 मिनट के बाद चेंज होती है। तो जन्म कुंडली और नवांश कुंडली के तालमेल को देखकर हम व्यवहारिक रूप से बातचीत करके समय का आकलन कर लेते हैं। ये अनुभव सिद्ध बात होती है। अनुभव के अनुसार आप जान सकते हैं कि लेकिन कैलकुलेशन का भी नियम है जो मैं अभी बता चुका हूँ, पर वो बड़ा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन किया वो भी जा सकता है। चलिए, ये तो तय हो गया कि समय का अगर मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे का फ़र्क है, तो बात समझ आ जाती है, पता किया जा सकता है आपके अनुभव से और गणना से। जिसको बिल्कुल ही नहीं पता, क्या उसकी भी कुंडली तैयार की जा सकती है? जन्म कुंडली को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इसको समझिए। जन्म की तारीख या डेट कह लीजिए, और बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये 3 चीज़ चाहिए। बर्थ प्लेस तो सभी को पता होता है। अब किसी को अगर बर्थ टाइम नहीं पता तो थोड़ा इजी है उसे ढूंढना। किसी को डेट भी नहीं पता, तो ये एक संभावित कुंडली तो बनाई जा सकती है, लेकिन ये श्योर कभी नहीं हुआ जा सकता कि जो हमने ढूंढ ली है वो सही होगी कि नहीं, क्योंकि प्रतिदिन फिक्स समय पर वही लग्न आएगी, लगभग 10 दिन तक। कल्पना कीजिए दोपहर को 1 बजे किसी का जन्म है, मान लीजिए, तो पूरे महीने लगभग 1 बजे एक ही राशि आती रहेगी। अब आप कैसे पता लगाओगे इसकी? तो आप उसके स्वभाव से दोपहर का समय, शाम का समय तो ढूंढ सकते हो कि भाई ये आपसे मैच करती है, लेकिन डेट नहीं। तो जो भी कोई ये कहते हैं कि भाई डेट ढूंढी जा सकती है, मुझे लगता है ये सिर्फ उनके अनुभव की बात हो सकती है, पर ज्योतिष में ऐसा नियम नहीं है। जब हमें कुछ भी नहीं पता तो कुंडली नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, एक बहुत बड़ा फर्क के पता ही नहीं है, 1-2 घंटे का फर्क पता चल जाता है। हाँ, कुछ लोग, कुछ बच्चे जुड़वा होते हैं। जुड़वा होने के साथ साथ आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जिनकी शक्ल सूरत भी लगभग एक जैसी होती है। क्या उनके समय में फर्क ना होते हुए भी उनके व्यवहार और उनका भविष्य और उनका जीवन भिन्न भिन्न हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब हम जुड़वा कहते हैं तो दरअसल हम बड़ी स्थूल गणित की बात कर रहे हैं। दोनों बच्चे कभी एक साथ पैदा नहीं होते, उनमें ज़रूर 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का गैप होता है। पहले एक बच्चा का बर्थ होगा, उसके बाद दूसरे बच्चे का बर्थ होगा। 5-7 मिनट से भी कभी कभी हमारी नवांश या और गहरी कुंडलियाँ जब बनाई जाती हैं उनमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, इसलिए उनमें फ़र्क आ जाना तय हो जाता है। एक चीज़ आमतौर पर, ये मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से ये बात आपसे कह रहा हूँ कि 2 जुड़वा लड़के पैदा हुए तो छोटे लड़के को एडवांटेज ज़्यादा होता है बड़े के मुकाबले। बड़ा थोड़ा सीधा रहेगा, छोटा ज़्यादा तेज रहेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी शादी पहले होगी, उसके संतान पहले होगी, सब कुछ बड़े का भी होगा, पर थोड़ा सा धीमा रहेगा। हो सकता है उसकी शादी देर से हो और उसको संतान भी देर से हो, उसकी पढ़ाई में भी कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, तो ये माइनर फ़र्क आ जाता है। दोनों लड़कियां हैं, सेम बात रहेगी, छोटी को ज़्यादा फायदा, बड़ी को थोड़ा कम। बड़ी सीधी होगी, छोटी थोड़ी तेज होगी। अगर एक लड़का और एक लड़की पैदा हो जाए तो लड़की को बेनिफिट ज़्यादा होता है, लड़के को कम। ये मेरे अनुभव की बात है, मैंने ऐसा किसी किताब में पढ़ा नहीं है, लेकिन इस तरह से है। तो देखिए, जब एक साथ पैदा होने के बाद भी प्रकृति ने तय कर दिया कि जो पहले पैदा हो रहा है वो कुछ मिनट तो बड़ा है, तो बेशक कुंडली एक जैसी होती है, ग्रह एक जैसे होते हैं। 5 मिनट में कभी कभी नवांश भी नहीं बदलता, बहुत फर्क नहीं आता। दशाएं भी 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिर भी प्रकृति ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया। प्रकृति ने सबको थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया है, उसी हिसाब से उसके गुण धर्म थोड़े थोड़े फर्क कर जाते हैं। जी,
एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चे पैदा हुए, एक ही समय पे हुए, एक ही स्थान पर हुए, हॉस्पिटल का परिसर है, एक ही स्थान पर हुए, एक ही समय में हुए, एक ही दिन वार को हुए, क्या वो सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं? सवाल ये है, तारीख भी सेम है, टाइम भी सेम है, बर्थ प्लेस भी सेम है, लेकिन दोनों के दो बच्चों के हम मान लीजिए ले लेते हैं, ये 10 बच्चे पैदा हुए सेम टाइम पर, उन सभी के पिताजी और उनकी आर्थिक स्थितियां अलग अलग हैं। अब पहले आपके सवाल को ले लेते हैं उसी रूप में जैसा आपने पूछा, यथारूप एकदम। तो सबकी कुंडली में अगर ग्रोथ है तो सबकी कुंडली में ग्रोथ होगी। एक बात, सबकी कुंडली में कुछ खराबियां हैं तो सबको उसका खराब परिणाम प्राप्त होगा ही, लेकिन क्या अब पिताजी का, खानदान का कोई प्रभाव नहीं? कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जो पैदा हुआ उसके पिता एक सरकारी नौकरी में बड़े अफसर हैं और दूसरा बच्चा एक मजदूर का बच्चा है। मजदूर के बच्चे ने भी तरक्की करी और उसने एक दिन अपनी दुकान खोल ली और सरकारी अधिकारी के बच्चे को भी बहुत लाभ हुआ। तो लाभ किसके मुकाबले? अगर हम विशेषण की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी कंपैरेटिव स्टडी होती है किसी के मुकाबले, यानी पिता। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा तो किससे? पिता से। तो हर बच्चा अपने पिता से ज़्यादा तरक्की करेगा। अब उसके पिताजी की स्थिति कैसी है? मान लीजिए कि जिस क्षण मेरा जन्म हुआ उसी क्षण किसी राजनेता के या राजा के घर भी बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो हम दोनों की कुंडलियां बिल्कुल सेम हो सकती हैं मान लीजिए, लेकिन उसके पिता उसे मिनिमम पढ़ाने लिखाने के लिए भी अमेरिका भेज सकते हैं और मेरे पिताजी किसी हालत में भी नहीं भेज सकते, कभी नहीं भेज सकते। तो उपलब्धियां मुझे हर हालत में ग्रोथ देंगी क्योंकि कुंडली कहती है, पर मेरे पिता के अकॉर्डेंस के हिसाब से। एक कभी कभी इतनी ज़बरदस्त अच्छी कुंडली होती है, बड़ी यूनिक कुंडली हो जाती है कि जो बहुत ग्रोथ करते हैं सब, लेकिन इसमें अकॉर्डेंस जरूर आता है जी। तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी पोजीशंस जो हम मेंटेन करते हैं, ईश्वर ने जो हमें दिया है, तो ज्योतिष ये कहती है, नियम है कि आप किसी की गणना करने से पहले उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में आकलन करें और उसके बाद करें। अगर मैंने ये कहा कि आपकी कुंडली में पढ़ने का योग बहुत अच्छा है, तो किसके मुकाबले बहुत अच्छा है? मान लीजिए आपके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं, वो आपको किसी हालत में एमबीए की फीस नहीं भर सकते, चाहे आप कितने भी होशियार हो, तो वो आपको प्रेरित करेंगे, बीए कर लिया है, बहुत है बेटा, और कितना पढ़ोगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी के पिताजी कहते हैं कि चाहे 1 करोड़ लग जाए, मैं आपको अमेरिका से ही करवाऊंगा, उस यूनिवर्सिटी से ही करवाऊंगा। दोनों बच्चे ब्रिलियंट हैं, लेकिन अवसर किसे मिला? जिसके पिता सक्षम थे। तो कुंडली सेम होगी, ग्रोथ जरूर होगी, लेकिन उसका प्रभाव आएगा हमारे पिता की सामर्थ्य के हिसाब से भी। इसलिए आकलन सबका होना बहुत जरूरी है। शादी करने के लिए कुंडली का मिलान लोग कराते हैं। दो लोग जब आपस में काम धंधा शुरू करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि उनकी आपस में किसी ट्यूनिंग रहेगी, ये भी कुंडली मिलाकर कुंडली के द्वारा जाना जा सकता है? अच्छा, कल्पना कीजिए मैं डॉक्टर हूँ और आप पुलिस ऑफिसर हैं, अब हम दोनों मिलकर क्या काम करें? अर्थ ये हुआ, हर कुंडली की कुछ ग्रहों की प्रायोरिटी होती है जो उसके 11वें घर, 10वें घर और लगन से हम तय करते हैं। अब किसी का बिल्कुल अलग फील्ड तय होता है। अब दूसरा आदमी जिसके साथ वो काम करना चाहता है उसको वो फील्ड है ही नहीं, तो होगा क्या कि ये पार्टनरशिप लंबी नहीं चलेगी, उनके विचार आपस में नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनमें वैचारिक मतभेद आ जाएगा। तो ऐसी पार्टनरशिप शुरू ही क्यों की जाए जो अंत तक जा ना सकती हो? एक तरीका तो ये है, कुछ व्यापार के करने के योग होते हैं जो हम कुंडली में देखते हैं। कुछ लोग प्रोडक्शन के अच्छे माहिर होते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग के अच्छे माहिर होते हैं और कुछ लोग काउंटर सेल के, जैसे दुकान खोलने के माहिर होते हैं। अब बात हो रही है कि हम फैक्ट्री खोलना चाहते हैं कॉपर वायर की। अब कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जिसका कॉपर वायर से कुछ लेना देना ही नहीं है एक आदमी का, और जो दूसरे उसके पार्टनर बनना चाहते हैं उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। तो भविष्य में क्या होने वाला है कि भाई हम बहुत मेहनत करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते। तो कुंडलियों में एकाक्य होना चाहिए, एक जैसा भाव होना चाहिए, दोनों की आमदनी का स्रोत मिलता जुलता होना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग कर पाते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा, हर एक लग्न का अपना एक स्वभाव है, हर एक राशि का अपना स्वभाव है। दो बहुत विरोधी स्वभाव के लोग भी एक दूसरे से तालमेल नहीं कर पाते, चाहे व्यापार कितना भी अच्छा हो। कल्पना कीजिए कि आप
5 बजे ही दफ्तर से घर चले जाना पसंद करते हैं और मैं रात को 11 बजे तक फैक्ट्री में बैठता हूँ, तो आज नहीं तो कल मुझे ये भाव आएगा कि आप उतने गंभीर नहीं हैं काम के लिए जितना मैं हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई जब काम 5 बजे तक ही सारा हो सकता तो 11 बजे तक क्यों बैठा जाए, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो मतभेद होते हैं इनको ही कम करने के लिए, ये जो फिर मन में भेद आ जाते हैं, इसको कम करने के लिए ही ये कहा जाता है कि व्यापार करने से पहले आप दोनों अपनी कुंडलियाँ दिखा लें कि जिस विषय पर व्यापार करना चाह रहे हैं क्या वो दोनों को सूट करता है। अगर कुंडली में उस व्यापार का इशारा है, करने का मार्गदर्शन है, तो फिर आपकी पार्टनरशिप भी लंबी चलेगी। तो आपका स्वभाव मिलाया जाता है, आपके काम करने का अंदाज मिलाया जाता है और वो काम आपको सूट करता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो पार्टनरशिप लंबी नहीं चलेगी। लगभग यही बातें विवाह में भी होती हैं कि विवाह तो कर लिया, गुण भी मिल गए, लेकिन क्यों होता है 1 साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद तलाक हो जाता है। ये तलाक क्यों हो जाता है? 3 साल से जो पति पत्नी के तौर पे रह रहे हैं वो क्यों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे? तो उनकी उम्मीदें, ज़िंदगी को जीने के सपने अलग अलग थे। शुरू में उन्हें लगता था कि शायद हम एडजस्ट कर लेंगे, बाद में लगता है कि मेरा जीवन तो बंधा हुआ हो गया। तो इसीलिए कुंडली दिखा लेना अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिना कुंडली दिखाए करने से सर्वथा नुकसान ही होगा, ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी कुंडली दिखा लेना अच्छा रहता है, व्यापार करने के लिए भी, विवाह करने के लिए भी। ज्योतिषचार्यों की गणनाएं क्या इतनी सटीक हो सकती है कि किसी के जन्म के समय के अनुसार उसके मृत्यु का समय घोषित किया जा सके या जाना जा सके? आयु निर्णय नाम से एक पूरा ग्रंथ है जो अगर आप कैलकुलेट करना जानते हैं तो लगभग, देखिए एक्यूरेट शब्द का अर्थ अगर आप ही लेते हैं कि किस डेट को और कितने बजे मृत्यु हो जाएगी, तो ये लगभग असंभव है। लेकिन आप नियर अबाउट ढूंढ लेते हैं कि लगभग इस महीने के आसपास कहीं मृत्यु के योग बनते हैं। ऐसा जीवन में 2 या 3 बार भी हो सकता है, कभी कभी। तो हमको 2-3 चीज़ें चाहिए कि आयु निर्णय से पहले तय करें कि इनकी उम्र किस फेज़ में, अल्पायु है, मध्यम आयु है या पूर्ण आयु है। उस हिसाब से फिर मान लीजिए आ गया पूर्ण आयु, तो हम मान के चलते हैं कि 80 प्लस जाएंगे। अब 80 प्लस के बाद कब मृत्यु की संभावनाएं आएंगी, इस हिसाब से आकलन जन्म के समय किया जा सकता है। अब कल्पना कीजिए आपने मान लिया कि सब 80 साल जिएंगे और आपने देखा ही नहीं कि कुंडली में अल्पायु योग है। अब जो अल्पायु योग है तो जर्नली वो 35 साल तक होता है, कुछ किताबों में 32 साल भी लिखा है, यानी लगभग इन्हीं की उम्र 32 साल के आसपास है। अब 32 साल का मतलब 32 साल जिएंगे जरूरी नहीं है, 1 दिन से लेकर 32 वर्ष तक की उम्र संभव हो सकती है। और हम आकलन पहले से ही कल्पना लेके चल रहे हैं 80 वर्ष। तो इसीलिए सवाल ये था कि क्या मृत्यु की डेट लगभग ढूंढी जा सकती है? तो हाँ, लगभग ढूंढी जा सकती है। मृत्यु का एक लमसम आकलन, उम्र का एक लमसम आकलन किया जा सकता है। उसके लिए आवश्यक क्या है? सटीकता। बिल्कुल सटीक जन्म कुंडली, जन्म की तारीख और जन्म का समय सटीक होना चाहिए। तो ये जाना जा सकता है कि लगभग मृत्यु को कब प्राप्त होगा वो व्यक्ति विशेष। जी, विषय को मीठा कर दें, मृत्यु की जगह कहें कि जीवन कितना लंबा होगा, अच्छा लगता है सुनने में। दोस्तों, आज बात हुई पंडित अरविंद गौड़ जी से। इनसे बात करके बहुत सारी बातें जानी। हम बहुत सारी बातें हो सकता है पूछने से भूल गए हों। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या जानना चाहते हैं और हमें बताइए कि उनसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपकी यह जानकारी हमारे लिए बहुत विशेष होगी। आपके किए हुए कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम पंडित जी को दोबारा बुला सकें आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और पंडित जी का सारी डिटेल इनसे कैसे मिला जा सकता है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका व्हाट्सएप नंबर हम डाल देंगे। आपको जिसको भी अपने बारे में कुछ जानना है, कुंडली दिखानी है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।